नमस्कार, जी भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नेशनल सिक्योरिटी। आज इस स्पेशल शो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की ऐसी शख्सियत के बारे में जिसने बांग्लादेश को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जिसकी चर्चा आज भी होती है। लेकिन पिछले साल ऐसा क्या हुआ जो बांग्लादेश में इस कदर हिंसा हुई कि शेख हसीना को अपना ही मुल्क छोड़कर जाना पड़ा। चलिए बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से ही जानते हैं कि क्यों आखिर बांग्लादेश की ऐसी हालत हुई। एक बार फिर बांग्लादेश जल रहा है। क्या बांग्लादेश को फिर से जलाने की साजिश रची गई है या जिस देश को भारत ने आज़ादी दिलाई वो मुल्क अब कट्टरता की तरफ बढ़ रहा है, एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ रहा है? जी हाँ, आज ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि करीब एक साल बाद फिर से बांग्लादेश में हालत ख़राब हो चुकी है। हालत इस कदर बिगड़ चुके हैं कि उसे सामान कर पाना दूर की कौड़ी लग रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनिस की पकड़ ना जनता पर रही और ना ही शासन प्रशासन पर। शेख हसीना की चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद बांग्लादेश में व्यापक पैमाने पर हिंसा फैली थी। हिंदुओं को खासकर निशाना बनाया गया था। अब युवा नेता और शेख हसीना की सरकार को जबरन सत्ता से हटाने वाले शरीफ उस्मान बिन हादी उर्फ उस्मान हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंसा की आग भड़क चुकी है। व्यापक पैमाने पर आगजनी और अटैक की घटनाएं सामने आई है। मीडिया हाउसेस पर भी हमला कर उसे आग के हवाले कर दिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि उस्मान हादी कौन था? उसकी मौत पड़ोसी देश एक बार फिर से हिंसा की आग में झुलसने लगा है। दरअसल हादी छात्र संगठन इनकिलाब मंच का सीनियर लीडर था और हाल के महीनों में ही छात्र आंदोलन के जरिए वो राष्ट्रीय राजनीति में एक उभरता हुआ चेहरा बन गया था। खबरों के मुताबिक हादी अगले फरवरी में होने वाले आम चुनाव में ढाका सीट से संभावित उम्मीदवार के तौर पर देखा जा रहा था। इनकिलाब मंच ने सोशल मीडिया पर हादी की मौत की पुष्टि करते हुए उसे शहीद बताया। हादी को भारत का मुखर आलोचक माना जाता है, वो एंटी इंडियन माना जाता है, वो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी आलोचक था। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं आखिर हादी की मौत का किसे फ़ायदा हुआ? इन्हीं कुछ टॉपिक्स पर जी भारत के डिफेंस एडिटर मैं मनीष कुमार झा बांग्लादेश की पूर्व प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उसी बातचीत के अहम अंश आज हम आपके साथ साझा करेंगे। यहाँ बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का जिक्र इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि वो शेख हसीना की ही कार्यकाल में पिछले 15 सालों में बांग्लादेश ने औसतन 6.29 वार्षिक जीडीपी वृद्धि हासिल की थी। साल 2009 में बांग्लादेश में प्रति व्यक्ति आय 698 यूएस डॉलर से बढ़कर 2023 में 2500 यूएस डॉलर हो गई थी, जो भारत से भी आगे निकल गई थी। बावजूद इसके शेख हसीना के खिलाफ इतना बड़ा जन विद्रोह क्यों हुआ? उनकी सफलता के बावजूद रिपोर्टों में सालों से राजनीतिक भ्रष्टाचार को भी विरोधी प्रदर्शनों का कारण बताया गया है। साथ ही बांग्लादेश को अस्थिर अनस्टेबल बनाने के लिए बाहरी हाथ, जिसे एक्सटर्नल हैंड की बात भी कही गई है। इनफैक्ट शेख हसीना ने ही एक रिपोर्ट में, एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया है और जी भारत के स्पेशल इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात की खुलासा किया है। इसी अहम सवाल तक पहुंचने के लिए मैंने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात की। सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने उनसे पूछा, क्या आप किसी प्रकार की नैतिक स्वीकृति या औपचारिक माफ़ी की अपेक्षा करती हैं? जो इतने लोग मरे हैं, रिपोर्ट्स कहते हैं कि थाउजेंड्स स्टूडेंट्स की मौत हुई है और कई हज़ार घायल भी हुए हैं। आप अपने मुकदमे और फैसले के बारे में क्या सोचती हैं? ये भी मैंने शेख हसीना से पूछा है। ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू शेख हसीना ने एक रिटन आंसर के थ्रू दिया है मुझे और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि शेख हसीना का क्या पर्सपेक्टिव है। एक्सक्लूसिव जी भारत के आज इस नेशनल सिक्योरिटी के प्रोग्राम में। तो शेख हसीना कहती हैं कि मुकदमे की निष्पक्षता उन परिस्थितियों को लेकर बेहद चिंतित हैं जिनसे ये फैसला आया है। वो कहती हैं, कोर्ट, ये आरोप एक कंगारू अदालत द्वारा लगाए गए हैं जिसे मेरे राजनीतिक विरोधी नियंत्रित करते हैं। ये मुकदमा आवामी लीग, जो उनकी पार्टी है, को अवैध ठहराने का एक पारदर्शी प्रयास है। याद रखिए, किसी भी बांग्लादेशी को इस अंतरिम सरकार को चुनने का मौका नहीं मिला है। ये मैं बता दूं कि जो बांग्लादेश में जो इलेक्शन होने वाले हैं, फरवरी में जो इलेक्शन होने वाले हैं, उनमें आवामी
पार्टी को नहीं मिला है चुनाव लड़ने का अधिकार, जिनकी मुखिया, जिनकी प्राइम मिनिस्टर रही हैं शेख हसीना बांग्लादेश में पिछले कई दशकों से। फिर मैंने उनसे ये पूछा जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो प्रोटेस्ट के बाद जो रिवोल्ट हो गया पूरे बांग्लादेश में, जो स्टूडेंट को आपने देखा कि बड़े पैमाने पे वो लोग आए और उनको बांग्लादेश से भागना पड़ा। वो इंडिया में रिफ्यूजी हैं, एक शरणार्थी हैं, इंडियन गवर्नमेंट की वो गेस्ट हैं और वो यहाँ पे ही दिल्ली में रहती हैं, ऑफ कोर्स एक सिक्योरिटी में। तो ये इनसे पूछना था, क्या आप भविष्य में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं? क्या आप जीवन भर भारत में रहने वाली हैं? तो शेख हसीना क्या कहती हैं आप ये सुनिए। वो कहती है वो अपने घर लौटने की ज़्यादा कुछ नहीं चाहती है, पर घर लौटना चाहती है, लेकिन वो तभी लौट सकती हैं जब लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक वे से चुनी हुई सत्ता से स्पष्ट सुरक्षा गारंटी मिले। ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि यूनिस स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाते हैं या नहीं। मैंने फिर से मैंने सवाल किया शेख हसीना से कि यूनुस की अंतरिम सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत सरकार को आपके प्रत्यार्पण, जो कि एक्सट्रेडिशन बोलते हैं, के बारे में भेजा गया है, इस पर आपकी क्या राय है? इंडियन गवर्नमेंट ने, मैं आपको बता दूं, प्राइम मिनिस्टर, चूँकि वो इंडिया में रिफ्यूजी हैं और उनको दोषी पाया गया है, बांग्लादेश के कोर्ट ने उनको दोषी पाया है और इस पे बांग्लादेश ने उनको, इंडियन गवर्नमेंट को शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन के लिए एक रिक्वेस्ट जारी की है। शेख हसीना कहती हैं कि किसी भी एक्स्ट्राडिशन को या प्रत्यार्पण जिसे बोलते हैं, अनुरोध को उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत निपटाया जाना चाहिए, ना कि कूटनीतिक या राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में। ये मैं बता दूं कि ऐसा ये प्रतीत हो रहा है उनकी, यूनुस की जो गवर्नमेंट है वो शायद कहीं न कहीं इंडियन गवर्नमेंट को एक प्रेशर के रूप में देख रही है कि चूँकि वो बांग्लादेश में है से लेकर भारत में आई है, उन्होंने रिफ्यूजी स्टेटस यहाँ पे हासिल किया है। ये फिर से कहती हैं शेख हसीना, ये अनुरोध एक स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया से उपजा है और ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा किया जा रहा है, ये यूनुस गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। इसे जनता की सहमति से शासन करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा वो कहती हैं ये ऐसे प्रशासन द्वारा किया जा रहा है जिसे हास्यास्पद रूप से नई दिल्ली के खिलाफ खुली शत्रुता दिखाई है। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है शेख हसीना का, जिन्होंने मुझे बताया है कि जो बांग्लादेश के जो यूनुस गवर्नमेंट है, जो प्रमुख हैं, वो एक ओपन हॉस्टिलिटी जिसे बोलते हैं वो इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ दिखा रही हैं। बहुत सारे जो पॉलिसीज़ आ रहे हैं बांग्लादेश से, वो एंटी इंडियन गवर्नमेंट दिखता पड़ रहा है और यही करना चाह रही हैं कि यूनिस जो है इंडिया के खिलाफ ही दिख रहे हैं। उनकी पॉलिसीज़, उनकी इनिशिएटिव, उनके बहुत सारे जो लॉज और गवर्नेंस हैं वो इंटरनेशनली इंडिया के खिलाफ दिख रहे हैं। मैंने एक इम्पॉर्टेंट सवाल उनसे पूछा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से, शेख हसीना से, कि आपकी सरकार के तहत बांग्लादेश ने पिछले 15 साल में औसतन 6.29% वार्षिक जीडीपी वृद्धि की। इसका मतलब है कि 6.29% की एनुअल जीडीपी बांग्लादेश ने हासिल की, जो कि साउथ एशिया में, मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश जब 1971 से पहले जो वो पाकिस्तान का एक स्टेट था, वो दुनिया का सबसे पुअरेस्ट स्टेट में माना जाता था। इनफैक्ट पाकिस्तान का वो सबसे पुअरेस्ट स्टेट था। और ड्यूरिंग द शेख हसीना गवर्नेंस जो बांग्लादेश की जो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, जिसे कि हम जीडीपी ग्रोथ से एक दर्शाते हैं, वो 6.29 हुई थी और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी शेख हसीना गवर्नमेंट की। तो मेरा ये पूछना था कि अगर ये 6.29 की एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ बांग्लादेश में हुई है और जो पर कैपिटा इनकम जिसे प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं, 2009 में 698 माफ़ कीजिएगा 698 यूएस डॉलर से बढ़कर 2023 में 2500 यूएस डॉलर हो गई थी। उस वक्त जीडीपी के मामले में बांग्लादेश भारत से भी आगे निकल गया था और ये एक बड़ी खबर थी इनफैक्ट इंडिया में। तो शेख हसीना का जवाब था कि चुनावी धांधली से चले आ रहे राजनीतिक भ्रष्टाचार और आपके द्वारा बताए गए बाहरी हाथ की भी इशारा करती है कि आप इस स्पष्ट करेंगी
तो मैंने भी ये पूछा क्योंकि शेख हसीना ने ही अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि मुझे लगता है कि बांग्लादेश में जो ये आंदोलन हुआ है, जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है, शायद उसके पीछे एक एक्सटर्नल हैंड है, एक बाहर की लोग हैं, एक विदेशी ताकत है जो हमारे देश को इंस्टेबल कर रही है। तो ये पूछना बहुत ही अहम था और मैंने इस अपॉर्चुनिटी जो मेरे इंटरव्यू थे मैंने इसमें शेख हसीना से पूछा और उनका क्या कहना है ये देखिए। तो शेख हसीना कहती है कि मुझे अपने कार्यकाल में हुई आर्थिक प्रगति, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बांग्लादेश का, अत्यंत गर्व है। वो उस पर बहुत शी इज़ फुल ऑफ प्राउड। शी सेड कि मुझे गर्व है कि मैंने बांग्लादेश के अपने गवर्नेंस में, अपने कार्यकाल में इतनी वृद्धि हुई है। फिर वो कहती हैं कि बढ़ती समृद्धि को देखते हुए सही है कि अर्थव्यवस्था का जुलाई और अगस्त 2024 की घटनाओं से बहुत कम लेना देना था। जहाँ तक बाहरी हाथ का सवाल है, जो मैंने मुझसे पूछा था कि क्या बांग्लादेश की जो ये जन आंदोलन है, जो ये रिवोल्ट है, जो ये मास प्रोटेस्ट है, डिस्पाइट सो मच ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये क्यों हो रहा है और क्या ये बाहरी ताकतें हैं? तो उनका कहना था, जो उन्होंने पहली बार शायद एक चैनल को बताया है और मुझे बताया है, तो शेख हसीना कहती है कि हमने सभी अफवाहें सुनी हैं और वास्तव में कुछ चिंताजनक संकेत हैं कि हिंसा के सबसे बुरे दिनों में ढाका में विदेशी भाड़े के लड़ाके सक्रिय हो सकते थे। यानी कि जो फॉरेन मर्सनरीज थे, जो एक्टिविस्ट थे, वो शायद बाहर से आए थे। बट वो ये भी कहती हैं, लेकिन निष्पक्ष और गहन जांच के बिना निष्कर्ष निकालना कठिन है। जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं होती, मेरी भावना ये है कि विद्रोह का तात्कालिक कारण विपक्षी दलों के द्वारा एक उग्र कार्यकर्ता थे जिन्होंने विभाजन और उन्माद फैलाया है। हालांकि मैंने शेख हसीना के कार्यकाल में और उनके बाद भी जब वो इंडिया आई, जब आंदोलन में एक नई गवर्नमेंट बनी, तो उन पे करप्शन के भी इंजामात लगे कि क्योंकि कई रिपोर्ट्स और स्पेशली एक रिपोर्ट जो फाइनेंशियल टाइम्स की इन्वेस्टिगेशन थी, वो ये बताती हैं कि उनके मिनिस्टर्स और कई मिनिस्टर्स जो थे करप्शन में थे। उनकी प्रॉपर्टी लंदन में सीज़ हुई और ये एक करप्शन के थ्रू ही उनके पास ये प्रॉपर्टी आई। तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल करप्शन का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा, उनके मिनिस्टर्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा। हालांकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इससे पहले हम आपको शेख हसीना से जुड़े और सवालों के बारे में बताएं। चलिए पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है उसकी प्रमुख वजह क्या है। उस्मानी हादी की मौत साधारण हत्या या सुनियोजित ट्रिगर है क्या? क्या हिंसा पहले से प्लान था, बस बहाना चाहिए था? क्या कट्टरपंथियों, जिसे एक्सट्रीमिज़म बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं, को किसी ने खुली छूट दी थी? क्या आईएस ने ज़मीन तैयार की थी और आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है ने आग लगाई? चुनाव से ठीक पहले बांग्लादेश को अस्थिर करने का मकसद क्या है? क्या हिंसा के बहाने चुनाव टालने की कोशिश हो रही थी? क्या यूनुस सिर्फ चेहरा है और रिमोट कहीं और? क्या ढाका की सड़कों पर खून बहाकर लोकतंत्र को डराया जा रहा है? क्या ये दंगे नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक अराजकता है? क्या बांग्लादेश अब आतंक और साजिश के चौराहे पर खड़ा है? ढाका समेत कई शहरों पर हिंसा और उपद्रव, प्रदर्शनकारी जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। आवामी लीग के ऑफिस में आग लगा दी गई, हिंदू युवक को पीट कर मार डाला गया, हत्या के बाद शव को लटकाकर आग लगा दी गई। हालांकि एक हालिया रिपोर्ट में मैंने शेख हसीना से ये पूछा कि आपके 15 सालों के शासन के दौरान अनुमानित US $234 अरब के सरकारी धन के भ्रष्टाचार और दुरुपयोग की बात कही गई है। मैंने इस रिपोर्ट का जिक्र किया और ये चीज़ें इनफैक्ट वर्ल्ड के न्यूज़पेपर ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में कही है और शेख हसीना के गवर्नर पे इल्ज़ाम भी लगाया है। तो मैंने उनसे पूछा इस आरोप का क्या आधार है और क्या आप इसे नकारती हैं? तो शेख हसीना क्या कहती है, और उन्होंने इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने क्वेश्चन को मैंने उनसे पूछा अगर आप ये जवाब देना चाहती है। उन्होंने हाँ, मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और उन्होंने ये कहा है कि ये आरोप पूरी तरह निराधार है और मेरे राजनीतिक विरोधियों द्वारा हवा में गड़े गए हैं। दुर्भाग्य से हर जगह, हर देश में भ्रष्टाचार होता है, लेकिन कोई भी ये साबित नहीं कर पाया कि मेरे परिवार या सहयोगियों
ने सीधे तौर पर सरकारी संसाधनों से लाभ उठाया या राज्य प्रायोजित भ्रष्टाचार में शामिल रहे हैं। यानी कि उनका कहना था कि मेरे जो रिलेटिव मेरे मिनिस्टर्स का ये कोई प्रूफ नहीं कर पाया कि उन्होंने स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन में हिस्सा लिया है। और जहां तक 234 अरब डॉलर का दावा, वो एक हास्यास्पद है। ये बांग्लादेश के पूरे राज्य बजट से भी कहीं ज़्यादा है। मतलब ये बांग्लादेश की जो जीडीपी है, जो एनुअल जीडीपी है, जिसका मतलब होता है कि पूरे साल का जो वो इतना एक उसकी इकोनॉमी स्टेटस दिखाती है, वो भी ज़्यादा है। तो व्यवहारिक रूप से इतनी बड़ी चोरी संभव ही नहीं हो सकती है। ये शेख हसीना ने एक्सप्लेन किया मुझे। अगर ऐसा होता तो हमारी अर्थव्यवस्था ढह जाती। उनका कहना था कि अगर हमारी जीडीपी इतनी बड़ी नहीं है, हमारी इकोनॉमिक जो इनकम है वो $234 नहीं है, तो हम इतनी चोरी कैसे कर सकते हैं। तो ये एक लाफेबल है, ये हास्यास्पद है और मैं इसको लॉजिकली नहीं मानती हूँ। लेकिन वास्तविकता से मेरे 15 साल के कार्यकाल में हमारी अर्थव्यवस्था 450% बढ़ी है, जिसकी हमने बात की कि ड्यूरिंग द शेख हसीना गवर्नमेंट बांग्लादेश प्रॉस्पर्ड, बांग्लादेश वाज ग्रोइंग, वन ऑफ द फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द साउथ एशिया एंड इन फैक्ट इन एशिया विद द रेट ऑफ 6.25। तो उन्होंने कहा कि अगर वो 6.25% का जो रेट है वो हमारे 15 साल के कार्यकाल में बढ़ा, बांग्लादेश दुनिया की सबसे गरीब देश में से एक डेवलपिंग नेशन की तरफ आगे जो बढ़ रही थी, वो हमारे राज्यकाल में हुई है। क्योंकि पर साल का जो ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो 450% था, वो मेरे कार्यकाल में हुआ। ये कहती हैं शेख हसीना। ये आंकड़े वैसे IMF जो कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, जो एक वर्ल्ड की एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सारी दुनिया मानती है, इंडिया और इनफैक्ट चाइना भी IMF के डेटा को मानता है। ये ग्लोबल बेंचमार्क है IMF। तो IMF भी ऐसा कहती है। उनका कहना है कि ये डेटा सिर्फ मेरा नहीं है। जो ग्रोथ और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है बांग्लादेश में, वो मेरा नहीं है, वो IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है उसका दिया हुआ डेटा है करके। शेख हसीना फिर से कहती हैं ये एक ठोस उपलब्धि है जिसे मेरे आरोप लगाने वाले कभी हासिल नहीं कर सकते। वो तथ्यों के बजाय जंगली आरोपों को तरजीह देते हैं। उन्हें साधारण बांग्लादेशियों के जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। और यहाँ नहीं, मैंने शेख हसीना से फिर से पूछा कि बांग्लादेश के उभार ग्रोथ का एक प्रमुख तत्व जो एलिमेंट है वो है स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि अब एक रैडिकल जो तत्व है के द्वारा दमन हो रहा है। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश कट्टरपंथी की तरफ बढ़ रहा है और इसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान के प्रति बांग्लादेश का रुख प्रणाली में और अधिक कट्टर तत्वों को आकर्षित करेगा? जब आप सरकार चला रही थी तब आपने इन मुद्दों को कैसे देखा? मैंने ये क्वेश्चन शेख हसीना से पूछा। आप देखिए, किसी देश का अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होती है तो उसकी जो एलिमेंट होते हैं, उसके फाउंडेशन होते हैं, वो दो चीज़ों पे बहुत डिपेंड करते हैं कि वो एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए उस गवर्नमेंट की। जो इंडिया का इकोनॉमिक मॉडल है, जो इंडिया की जो ग्रोथ है, जो इंडिया जो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी की तरफ बढ़ रही है, जो उसकी सबसे बड़ी फाउंडेशन है और किसी अधिक दूसरे कंट्री की तरह वो है स्टेबिलिटी। एक कंट्री जो स्टेबिलिटी है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बढ़ता जा रहा है, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, जो उसकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, वो डिस्टर्ब नहीं होती हैं, वो आगे बढ़ता जाता है। और वो बांग्लादेश में शेख हसीना के गवर्नेंस में बांग्लादेश ने देखा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो शेख हसीना क्या कहती हैं आप ये सुनिए कि स्थिरता, स्टेबिलिटी और सुरक्षा, सिक्योरिटी बांग्लादेश के विकास के लिए अनिवार्य रही है। हमारी राजनीति का धर्मनिरपेक्ष रूप से संविधान में निहित है और मैं हमेशा इसे बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। वो अपने सेकुलर क्रेडेंशियल को बोलती है कि बांग्लादेश को हमने एक सेकुलर स्टेट के रूप में देखा है और मैंने बहुत कोशिश की अपने गवर्नेंस में। मेरी बहुत बड़ी कोशिश रही कि मैं सेकुलर के फैब्रिक को, जो उसके फाउंडेशन को मैं बनाए रखी। राज्य को हिंसक उग्रवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कानून के दायरे में रहते हुए और वैध राजनीतिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन किए बिना। तो ये उनका कहना था कि आज जो बांग्लादेश एक बड़ी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बाद एक टर्मोइल में है, एक वायलेंस आपने आज भी देखा, कैसे प्रोटेस्ट फिर से स्टार्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बांग्लादेश की इकोनॉमी को पीछे ले जाएगा।
और इसमें मैंने जो मेन अहम मुद्दा था, मैंने उनसे पूछा, जो है सांप्रदायिक हिंसा व्यापक है, आम बांग्लादेशी डर में जी रहे हैं। हमने पहले भी आतंकी संगठनों से जुड़े चरमपंथी गुटों के उभार को रोज़मर्रा के जीवन में देखा है। इनमें कई समूह कठोर विचारधाराएं फैला रहे हैं और समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों, धार्मिक अल्पसंख्यों, जो माइनॉरिटी हैं, महिलाओं और लड़कियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा शेख हसीना कहती हैं इस बात को लेके। वो कहती हैं कि मुझे डर है कि हमारा देश कट्टरपंथ की ओर फिसल रहा है, इसलिए हमें इसके खिलाफ सतर्क रहना चाहिए। पिछले साल हुआ विद्रोह दुखद था, हिंसा में कई जाने गई, हर एक जान के प्रति मैं शोक जताती हूँ। और इनफैक्ट उन्होंने पहली बार किसी चैनल में, किसी मीडिया में वर्ल्ड वाइड कहा है, किसी फील्स वो रिमोर्स जताती हैं। वो कहती हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ जो भी हत्या हुई है। ये कहना कि मैंने सुरक्षा वालों को कार्रवाई करने का आदेश दिया या निर्देश किया, पूरी तरह से गलत है। मैं डिनाई करती हूँ कि मैंने ऐसा ऑर्डर दिया कि लोगों को मारा जाए। अगर राज्य के नाम पे की गई कार्रवाई के कारण लोगों को नुकसान पहुँचा तो उन घटनाओं की जांच होनी चाहिए, और अगर कोई गलत पाया गया तो जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराना जाना चाहिए। ऐसा शेख हसीना कहती है इस इंटरव्यू में, जो कि एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने शेख हसीना के साथ किया था। और बांग्लादेश की कंडीशन फिर से वोलेटाइल हो चुकी है। फिलहाल इतना ही। नेशनल सिक्योरिटी के प्रोग्राम में जुड़े रहिए। फिर से नेशनल मनीष कुमार झा।